आज भी रबीउल अव्वल के महीने में निजामुद्दीन दरगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक की ज़ियारत हो। तो याद रखो, आई लव मोहम्मद बोलना आसान है, पोस्टर उठाना यकीनन तुम्हारी हिम्मत की मिसाल है, ज़बान से पुकार कर कहना वो तुम्हारा ईमान है। मगर अगर आशिक हो तो जिससे इश्क करते उस पर सब चीज फना कर देना। और फना क्या करना? अपने आप को, अपने नफ्स को, ताकि हम अपने नेक इंसान बन जाए। ये याद रखो नौजवानों। अब यहां पर सैलाब आया। अब सैलाब में देवेंद्र फडणवीस बोल रहे, मैं कितना बोले हूं, लंबा बयान दे दिए, कितने 31,000 करोड़ बोले। फडणवीस साहब, आप यकीनन मोदी जी के नक्शे कदम पे छोड़ रहे, लंबा छोड़ने के माहिर हो गया। उसमें जो आप ऐलान किए, बड़ा पैकेज दिया, कोई नहीं दिया। अरे मेरे भाई, 10,000 करोड़ तो एनडीआरएफ के गाइडलाइन से आएंगे, 5-6 हजार करोड़ तो डिपार्टमेंट का बजट है जो रोड बनाते। और अफसोस की बात यह है कि जो किसान अपनी जमीन खो दिया। देखिए, जब किसान ज़िराअत करता तो वो मिट्टी होती, माटी होती, उस पर बीज बोता, वो तक बह गई। जो किसान अपना इंश्योरेंस करवाया, उससे पैसे आना है, प्रीमियम भरता, डीएफ बोल रहे देवेंद्र फडणवीस मैं कर रहा हूं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आपसे मुतालबा करते कि पूरे महाराष्ट्र के किसानों का 30 लाख एकड़ बर्बाद हो गई, उनका लोन माफ करो। आप जाओ, बैठो, प्रधानमंत्री आपका प्रधान के पास बैठकर कहो कि 30 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई किसानों की, लोन माफ करो, लोन वेवर करो, वेट ड्रॉट डिक्लेयर करो। और ये तुम मत बोलो देवेंद्र फडणवीस, जब तुम लीडर ऑपोजिशन थे, तुमने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर यही बात कही थी जो इसी कह रहा है कि किसानों से होना चाहिए। 5वीं बात यह है कि आपके शहर में बहुत से मसाइल हैं। दहीगांव सूबे में साफ पानी नहीं आता, अस्पताल एक ही है और उसमें कुछ सहूलतें नहीं है। और फिर आप देखते हैं कि दलितों पर जुल्म बड़ा हो रहा। एनसीआरबी का डेटा है, सिर्फ नगर में, हजरत पुलिस को बोल रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2023 में नगर में 203 केसेस दलितों के जो जुल्म हुआ उस पर, दलित महिलाओं पर जुल्म हुआ 38 केसेस, पॉक्सो के केसेस 13 केसेस, रेप हुए खवातीन का 44 केसेस। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे, सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ, 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और जो बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। और इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकालकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। अरे उसका गवाही साहब, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज, जूता उठाकर फेंकना वो पूरी अदालत की तौहीन है। कहां है वो कोर्ट, कहां है वो वकील जो आज एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमको दलितों से मोहब्बत नहीं तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट की अजमत के कारण नहीं हो? तुम क्यों हड़ताल नहीं कर रहे? तुम क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे तुम क्योंकि एक दलित के ऊपर एक बड़ा आदमी जूता उठाकर फेंका। और ये चीफ जस्टिस के पिताजी जब बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म को इख्तियार कर रहे थे तो उनके वालिद वहां पर मौजूद थे। आप बताइए कौन इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है? मैं पोस्टर उठाता हूं, नो दे आर गेटिंग रेडिकलाइज, बट व्हाट अबाउट अ डन 70-year-old मैन? एक 70 साल का बूढ़ा, उसको कौन रेडिकलाइज किया?
संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि अगर हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया, आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है या वही भूल गए नौजवानों? तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट क्या आया कि कोई भी मुजरिम नहीं, नॉट अ सिंगल डैम पर्सन वाज कन्विक्टेड। ऐसे एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा? ठीक है, अदालत से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमने कहा बताओ आज अभी क्या हो रहा है हमारे देश में? एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, मगर ये जालिम लोग, ये कास्टिस्ट लोग, ये जहर है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित उस मुकाम पर पहुंच गया। मैं महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कह रहा हूं, भारत के दलित भाइयों से कह रहा हूं, देखो, पहचानो, ये जहर नहीं तो क्या है बताओ। और मोहन भागवत बोलते हैं हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। अरे मोहन भागवत, आप तो मुंह नहीं खोले। प्रधानमंत्री के मार दिए, बोल दिए। मेरे भाई, ये हमारे दलित भाइयों के साथ हो रहा है। कमजोरों को कमजोरों के साथ रहना चाहिए, उनके गम को समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझनी चाहिए। ये जुल्म है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस माशाअल्लाह नहीं, कंप्लेन दिया ना, क्या करेंगे? अच्छा, कंप्लेन देना आपको, क्या बात है। अब फिर आप आ जाइए मुद्दे पे कि यहां पर मैं आया, पिछले बार हम क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां पर छोटा सा वाकया था। पुलिस को बोली आ जाओ, मैं बोला नहीं, बच्चे गिरफ्तार हुए, उनके मां बाप तकलीफ में होंगे, शहर को पुरअमन रखना है, मैं जलसाबाद में करूंगा। इम्तियाज जलील साहब, हमारे रुकने बल्दिया साहब नाराज भी हो गए, क्या असद भाई टाइम लेके नहीं आए। मैंने कहा नहीं, शहर का अमन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, आज जलसा करने आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला दोबारा जब इलेक्शन में आऊंगा तो मुकुंदा नगर में पदयात्रा करूंगा, घर घर जाके तुम लोगों से मिलूंगा। में जाऊंगा, तुम्हारा घर मेरा घर है, मेरा भी तुम पे उतना हक है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और ये लोग ये सब बड़ी बड़ी बातें करते, भाई फिक्र मत करो, मैं सुन सुन के कान पक गए मेरे। दूल्हा जब आता देखो शादी खाने को, तो आप लोग धिंगाना पकड़ते हैं, धिंगाना मालूम क्या होता? धिंगाना पैसे दो बोलते हो, तो दूल्हा आया तो होता धिंगाना दो, धिंगाना दो, दूल्हा आ गया, चलते रहता है। फिक्र मत करो, नजर अपनी आगे रखो, ये छोटे छोटे चीजों पर अपने को नजर डालना नहीं। और मैं पुलिस को पूछना चाह रहा हूं, आपका इख्तियार है, आप BNSS में मेरे को नोटिस दिए, शायद पुलिस को नहीं मालूम कि जब ये बिल BNSS का पास हो रहा था, सेक्शन 168 पे मेरी तकरीर है, 35 मिनट्स में पार्लियामेंट में इतना लंबा बोला, इम्तियाज जलील बैठे थे, 35 मिनट्स में बोला। और उस वक्त भी बोला था कि ये रूल एक्ट है, अगर गांधी जिंदा होते, भगत सिंह जिंदा होते तो इस कानून के खिलाफ खड़े हो जाते नए BNSS पर। आप मेरे को नोटिस दिए, क्या है ये? आपको लगता है कि मेरे को भारत से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ आपके जो पॉलिटिकल मास्टर्स है बोल दिया आप सुन लेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ग्रुप गया था, मैं भी गया था, बहरीन में गए थे। बहरीन में थिंक टैंक है, आप बोल रहा हूं सुनो, थिंक टैंक बड़ा थिंक टैंक है। वहां पर बैठे हुए अरब ने कहा कि भारत ने फलस्तीन पर अपना पॉलिसी बदल दी, ये कैसे हुआ?
हमारे ग्रुप लीडर मेरी तरफ देख के बोला ठहरो बोलता हूं भाई। मैंने उनसे पूछा कि हम भारत में बैठ के आपसे पूछना चाह रहे, आप तो पड़ोस में हैं, हम तो दूर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल 40 मिनट्स का भी फ्लाइट नहीं है आपको, लोग भूखे मर रहे, आप क्या कर रहे? फिर उसने चिढ़ के बोला हो मेरे को थिंक टैंक का प्रोफेसर, व्हाट इज इट दैट यू हैव डन? हम तो पहले, आज भी हम फलस्तीनियों का एड का बजट हमारे पास है। खामोश हो गया, बेचारा परेशान हो गया। अरे मैं वहां जाके बोला भारत की मोहब्बत में, किसी वजीर आजम की मोहब्बत में कभी ना बोलूंगा इंशाअल्लाह। भारत की मोहब्बत को आप मेरे को नोटिस दे रहे, बकवास लिख रहे इसमें आप, क्या बकवास है ये? अच्छा ये आखिर मेरे से की मोहब्बत क्यों? मैं 56 इयर्स का हो गया, दाढ़ी वाइट हो गई। Why do you only love me? I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is a fact. No, अरे मेरे से ही अच्छा कोई शरद पवार की पार्टी का लेटर नहीं, अजीत पवार का पार्टी का लेटर नहीं, उद्धव ठाकरे का पार्टी का लीडर आया नहीं, शिंदे का पार्टी का लीडर आया नहीं, बीजेपी का आया नहीं, कांग्रेस का आया नहीं, आरएसएस का आया नहीं, गौरक्षों का आया नहीं, मगर हम आते की नजर आता। ओहो मेरा भाई, तो मालूम हुआ, पुलिस को भी मालूम कि एक ही मर्द है, बाकी क्या है आई डोंट नो।